सवाल नंबर 2, अगर अबू बकर जो थे वो कुरान कंपाइल कर रहे थे, तो क्या दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या अबू बकर की अथॉरिटी पे शक था कि उसको दोबारा कंपाइल करवाया गया? उस्मान ने कुरान वही जो थे पुराने नुस्खे वो क्यों जलाए? क्या रीज़न थी? जो टेक्स्ट कंपाइलेशन थी जो ज़ैद बिन साबित ने की थी, कैसे की थी? उनके सोर्सेज़ क्या थे? किन-किन से बात करके कंपाइल की थी? कोई ट्रेल है आपके पास तो बताइए हमें। मेरे ख़्याल में और ये सारी की सारी स्टोरीज़ हैं। और रसूल अल्लाह के मुँह से निकले हुए वर्ज़न से उसकी कितनी ममासलत थी, इसका अंदाज़ा कैसे लगाया? इसको कैसे स्टैंडर्डाइज़ किया यज़ीद? हुँ, उसके बाद जो उस्मान का कुरान है और जो अबू बकर का कुरान है, उसकी कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं मिलती, ठीक है? उसके बारे में सिर्फ़ यही कहा जाता है कि जी 2 नुस्खे जो हैं, वो पड़े हुए हैं, बर्मिंघम के नुस्खे जिन्हें कहा जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए। इमाम सयूती जो है ना, वो अपनी एक किताब में ज़िक्र करते हैं, उसमें कुछ इस तरह से है, उमर बिन खत्ताब ने कहा कि तुम में से कोई ये ना कहे कि उसने पूरा कुरान हासिल कर लिया है। यानी कि कोई ये क्लेम ना करे कि उसके पास पूरा कुरान है। मतलब ये कि कुरान का बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो चुका है, सॉरी, और वो ये कहे कि मेरे पास इसमें से जो कुछ है बस वही मौजूद है। हुँ। आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि रसूलुल्लाह के दौर में जो जमात का बाब है एक, वो 200 आयात का होता था। जबकि उस्मान ने इन कापियों में तरमीम कर दी गई। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी इस किताब की। अच्छा, अब हम एक सवाल और पूछते हैं मुसलमानों से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि रसूलुल्लाह के दौर में ये कुरान मुकम्मल क्यों ना हो सका? जबकि रसूलुल्लाह की ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस कुरान को खुद अपनी मौजूदगी में इसको मुकम्मल करवाते, ठीक है? और कौम को ये तोहफ़ा देकर जाते, मुसलमानों को ये गिफ्ट मिलता, अल्लाह का कलाम था और ये मैंने अपनी मौजूदगी में इसको मुरत्तब करवाया है, तरतीब करवाया है, इसको कंप्लीट करवाया है, लेकिन ऐसा ना हो सका। क्यों? मोहम्मद की तो ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी ही यही थी और खदीजा की डेथ के बाद तो कोई, मेरा ख़्याल है, जंगों के अलावा वो कोई ख़ास मसरूफ़ियत भी नहीं थी, कोई उनका कोई रोज़गार भी नहीं था, बिज़नेस धंधा भी बंद हो चुका था, बैंकरप्ट हो चुके थे आका, और खदीजा का बिज़नेस भी डुबो दिया उन्होंने। अब ये है कि जब बंदे का एक ही पर्पज़ हो इस दुनिया में और वो भी वो मुकम्मल ना कर सके, तो फिर मेरा ख़्याल है काफ़ी डाउटफुल चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा वो लोग, उनके नाम क्या थे जिन्होंने कुरान याद किए थे? उनकी ट्रेल कहाँ पर है? फिर वही बात, अबू बकर का कुरान कहाँ है? और उस्मान का कुरान कहाँ है? उस्मान ने कुरान क्यों जलाया? और 1500 सन 1500 तक कोई भी कुरान क्यों नहीं ढूँढ सकते? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे पास कोई भी कुरान क्यों मौजूद नहीं था 1500 तक? आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कुरान की ऑथेंटिसिटी पे कितने शकूक व शुबहात उठते हैं। अब हम ज़रा जो हिस्ट्री, एनरिच्ड किस्म की हिस्ट्री है उस पे चलें ताकि मुसलमानों को थोड़ा-सा हम बता सकें कि असल में कुरान लिखने की जो शुरुआत थी वो हुई कहाँ से थी। कुरान की प्रिंटिंग जो थी उसका आगाज़ सन 1600 में हुआ और पहला जो कुरान प्रिंट हुआ वो वेनिस, वेनिस जो कि इटली का एक शहर है, पैगानिनी नाम के बंदे ने इसको प्रिंट करवाया और ये कोई नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उस वक़्त के दौर के हिसाब से, जिसमें उसने ये कुरान प्रिंट करवाया। लेकिन इसमें बहुत सारे एरर्स थे और जो कुरान की आयत थी वो इधर-उधर थी और उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी थी। और
आपको शायद पता होगा, जो तारीख समझते हैं, कि एक वबाल मच गया था इस कुरान लिखने की वजह से, कि ये क्यों लिख दिया गया है। उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि कुरान तो दिलों में महफ़ूज़ है, तो फिर ये लिखा क्यों गया है? आपको पता है अब्दुल्ला इस बात का? आपको पता होगा इस हिस्ट्री का, कि जो वबाल मचा था और तूफ़ान बदतमीज़ी मचा दिया गया कि ये कुरान लिखने की जुर्रत क्यों की गई है? बिल्कुल। अच्छा, इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जब मुसलमानों की तरफ से आउटरीच का सामना करना पड़ा, तो बेचारा पैगनी जो था, उसका तो धंधा ही चौपट हो गया और उसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा और बेचारे का प्रिंटिंग प्रेस ही क्लोज़ हो गया। सवाल एक और मैं यहाँ पर करूँगा, उस कुरान को वेरीफ़ाई करने वाला और वैलिडेट करने वाला कौन था? जब आपने एरर्स ढूँढे थे, आपको हुँ, कैसे पता चला कि एरर्स हैं? आपने कहीं बिल्कुल। से कंपेयर तो किया होगा ना? उसको कैसे प्रूफ रीड किया, वो प्रूफ वाला रीड जो किया कुरान छपा था। एग्ज़ैक्टली, ओरिजिनल किताब तो होगी ना आपके पास कोई ना कोई। हुँ, वो किधर है? अगर वो थी तो फिर पैगनीनी का वो सारा सिस्टम जो था, बेचारी का काम धंधा बंद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसके बाद कुरान की एक नया जो एक किताब थी वो छपी। एक साहब थे, उनका नाम था हेंकलमैन। हैम्बर्ग, जर्मनी में 1694 1694 में इसको दोबारा प्रिंट किया गया। लेकिन इसमें फिर कुछ एरर्स थे, टाइपोग्राफिकल एरर्स थे और कुछ दूसरे एरर्स थे, कुछ मिस्टेक्स थी इसमें। सोर्सेस के मुताबिक इसकी एक कॉपी मिस्र की लाइब्रेरी में और एक किंग सऊद लाइब्रेरी सऊदिया में पड़ी हुई है, रियाज़ में। रियाज में। इसी तरह एक और नुस्खा जो था वो पदवा, इटली में 1698 में लिखा गया। इसको मुशाफ का नाम दिया जाता है। मुशाफ कहते हैं जो कंप्लीट शीट्स होती हैं कुरान की, कंप्लीट रिटन कॉपी ऑफ कुरान। तो ये आपको मैं एक शॉर्ट हिस्ट्री बता रहा हूँ कि ये कैसे लिखा गया। ये तो फरंगियों के काम थे जिन्होंने कुरान लिखने की कोशिश की। ठीक है, अब फर्स्ट इस्लामिक प्रिंटिंग जो हुई कुरान की वो सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में 1787 में मुल्ला उस्मान की सुपरविजन में हुई। इसी तरह 1801 में कजान में, मगर उसमें भी कुछ एरर्स थे और आयत नंबर ही नहीं थे उसमें। वाह जी अच्छा, वाह! जी जनाब। इसकी जो कुरान कजान का जो है, इसकी इसकी जो सिमिलैरिटीज हैं वो मुल्ला उस्मान के कुरान के साथ थी ही नहीं जनाब। अच्छा, ये आप लोग सुनने वाले जो लिसनर्स हैं, इस बात पे गौर करें कि ये अब हम मॉडर्न टाइम्स में दाखिल हो गए हैं। ये जो सारे अकाउंट्स यज़ीद ने अभी बताए हैं, ये सारे रिलेटिवली मॉडर्न टाइम्स के अकाउंट हैं, जबकि लिखने का, पेपर का, प्रिंटिंग का, सारी चीज़ों की सहूलियात मौजूद थी। उस वक़्त तक भी कुरान की जो है वेरिएंट्स मौजूद थे। घूम रहे थे वेरिएंट्स इधर-उधर, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के कुरान मौजूद थे। पता नहीं बर्रे सगीर का क्या हाल होगा उस वक़्त यज़ीद, और यहाँ पे कौन-सा कुरान चल चल रहा होगा, क्योंकि ये वाला हफ्स कुरान तो नहीं था। सीधी-सी बात है, ये तो फिर बहुत बाद में, जैसे अभी आप बताएँगे आगे आगे चल के, बहुत बाद में आता है ये। चलिए कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू अब्दुल्ला, बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर था मुल्ला उस्मान के कुरान से, उसकी कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलती थी। ठीक है, अब टू दो लिथोग्राफ प्रिंटिंग जो थी कुरान की वो की गई ईरान में, एक 1828 में और एक 1833 में। उसके अलावा लखनऊ इंडिया में काफी सारे कुरान जो थे वो प्रिंट किए गए 1850 में। फिर अस्ताना जो कि कजाकिस्तान का शहर है, उसमें 1877 में 1877 में कुरान लिखा गया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये भी उस्मान के मुसाफ से, जो मुल्ला उस्मान का कुरान था, उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। तो आप ये बताइए, फिर बस सवाल भाई। वही होता है कि ये इन सारों को प्रूफ रीड कैसे कर रहे थे। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग गेम शुरू होने वाली है। एक जर्मन ओरिएंटलिस्ट थे, उनका नाम था बर्खस्ट्रासर। इन्होंने कुरान के पिछले वर्जन में कुछ एरर्स ढूंढे। ठीक है, कुछ एरर्स फाइंड आउट किए। ज़ाहिर है इनके पास कुछ ना कुछ नुस्खे पुराने लगे होंगे।
अब ये मैं आपको सारी एकेडमिक रिसर्च बता रहा हूँ, ये कोई गूगल की रिसर्च नहीं है, ये बाकायदा पीयर रिव्यूज के साथ एकेडमिक रिसर्च है, ऑथेंटिक रिसर्च जिसे कहते हैं, तारीख का ऐसा कह सकते हैं आप इसे। जब वो अलेक्जेंड्रिया में पहुंचा 1929 में, अलेक्जेंड्रिया जो है वो मिस्र का शहर है, इस्कंदरिया मिस्र। जी इस्कंदरिया, उसके पास एक प्रिंटिंग वाला कुरान मौजूद था, उसने एक कुरान प्रिंट करा के रखा हुआ था। अब हुआ ये कि जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उसकी कॉपी को कन्फिस्केट कर लिया गया, कब्जे में ले लिया गया। तो वो शख्स जो था, बुर्ख्स्त्रासर जो था, वो शेख मोहम्मद अल खलाफ अल हुसैनी के पास चला गया। लेकिन एक दिलचस्प और हैरान कुन बात ये हुई कि जो उसका कुरान कन्फिस्केट किया गया था वो हुसैनी साहब के पास पहले से मौजूद था, यानी कि कॉन्फिस्केट करके मोहम्मद अल खलाफ अल हुसैनी के पास वो कुरान पहुंचा दिया गया। यानी कि ये लोग कलेक्ट करते फिर रहे थे जगह-जगह से जो लोगों के जी, हाथ कुरान थे। एग्जैक्टली। जो वेरिएंट्स मौजूद थे उस वक़्त जी 100s के अंदर, वो सारे अब ये लोग कलेक्ट करने की अब एक वो पैदा हुई है जो हमें नज़र आ रही है इस वक़्त पूरी सूरत-ए-हाल। क्योंकि अब जो है वो कुरान जाने लगा है ओरिएंटलिस्ट्स के हाथों में और मुख्तलिफ़ किस्म के जो कलेक्टर्स होते हैं जो कि एंटीक को कलेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि ये कुरान जो है ये इन्हीं लोगों के पास मौजूद था। ये जो कॉलोनियल दौर के अंदर जो बड़े-बड़े बड़ी-बड़ी नवादरात की कलेक्शन करने वाले लोग लोग थे ना जो कि एंटीक किस्म की चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी एक एग्ज़िबिशन होती है और फिर लोग जो है वो अपनी नादिर चीज़ों को रखने से जो है वो अपनी सोशल स्टैंडिंग को जो है वो बढ़ाते चढ़ाते हैं कि देखो मेरे पास कितनी नादिर और नायाब चीज़ें हैं। ये उस किस्म के कुरान के नुस्खे हैं जो कि मुसलमानों के पास मौजूद नहीं है और सारे किसी ओरिएंटलिस्ट के पास, किसी कलेक्टर के पास, किसी म्यूज़ियम वाले के पास, जो कॉलोनियल टाइम्स के ऊपर जिन लोगों के हाथों में ताकतें थीं, उनके पास ये सारे नुस्खे जो हैं कुरान के मौजूद थे। चलिए यज़ीद। जी, थैंक यू अब्दुल्ला। अच्छा, उसमें भी एरर्स फाइंड किए गए, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब लेकिन वही बात है, प्रूफ रीडिंग कैसे हुई है तो यही बता सकते हैं। अब एक तारीख के मुताबिक कुछ आपको ये बात सुनने को मिलती है कि कुरान जो था वो हिजाज में रिवील हुआ, तुर्की में लिखा गया, मिस्र में पढ़ा गया। ये सारी बातें आपको सुनने को मिलती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जो मुसाफ, जो कुरान है पूरा का पूरा, वो मिस्र में प्रिंट किया गया था और वहीं पर रिसाइट किया गया, वहीं पर उसकी एक्यूरेसी चेक हुई और उसको वहां प्रिंट किया गया और रिसाइट किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि 1924 से पहले कोई कुरान मौजूद ही नहीं है, अगर है तो वो या मुसलमान। ऐसे कह सकते हैं हम यज़ीद दूसरे लफ्ज़ों में कि 1924 से पहले दी कुरान जैसे हम आज पढ़ते हैं ना जी, दी कुरान, दी दी कुरान। कुरान तो नहीं है, कुरान्स मौजूद हैं, हम्म, वेरिएंट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्राइबल एरर्स भी हैं जो कि चले आ रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। वो जो बात की जाती है यज़ीद तहरीफ़ की डेफ़िनेशन क्या है? क्या ये तहरीफ नहीं है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान के वर्जन्स मौजूद हैं और आपने उसमें से एक बेस्ट सिलेक्ट करके बेस्ट ऑफ द 3 कर लिया या बेस्ट ऑफ द 50 करके आपने एक जो है अपना वर्जन निकाल लिया। अब हमें हमें हम इस बात की ऑथेंटिकेशन कैसे मान सकते हैं कि ये ही वाक़ई में वर्ड ऑफ गॉड है जो रसूलुल्लाह के ऊपर जिब्रील के थ्रू नाज़िल हुआ था? ये एक क्वेश्चन है जो खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो उस वक़्त के शेख थे ना, उन्होंने उसको इसीलिए वो कुरान उसको इस वादे पे वापस किया था कि वो उसकी गलतियों को दूर करके, जो बर्ख्स साहब है ना, वो हुँ, गलतियाँ दूर करके इसको दोबारा प्रिंट करवाएँगे। इस शर्त पे अच्छा। उनको ये कुरान वापस कर दिया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कुरान की और क्या ये तारीख़। ख़याल इनको कब आ रहे हैं 1900s में? जी, 1924, 25। बताइए ज़रा।
अब मेरा ख्याल है स्ट्रीम खोलते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मुसाफ है, उसको कहा जाता है फवाद मुसाफ आर दी अल अमीरी मुसाफ, जो कि असेंबल्ड और अरेंज किया गया अमीरी प्रेस, जिसको बुलाक प्रेस कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो कैलीग्राफी थी वो मोहम्मद जाफर बिक से की, जिन्होंने अमीरी प्रेस में इसके फॉन्ट स्टाइल लिखे, और प्रिंटिंग प्रेस ने, इजिप्शियन जो उसकी प्रिंटिंग प्रेस थी, उसने उसको शाया किया, प्रिंट उसकी किया। प्रिंटिंग का जिम्मा लिया, अथॉरिटी ली उसकी, और फर्स्ट एडिशन ऑफ कुरान वाज प्रिंटेड इन 1924 इन इजिप्ट। पहला स्टैंडर्डाइज एडिशन। पहला स्टैंडर्डाइज्ड कुरान। इससे पहले कोई स्टैंडर्डाइज्ड कुरान मौजूद ही नहीं था किसी के पास। तो आप लोग ये दावा कैसे करते हैं कि ये अपनी असली हालत में मौजूद है भाई? जो आप दावा करते हैं जो बर्मिंघम के नुस्खों का, वो 2 हैं, और उसकी कार्बन डेटिंग भी गालिबन कोई 90-95% के इर्द-गिर्द है, और आपको कार्बन डेटिंग का पता ही है कि वो एक रेंज लेकर आता है अपने साथ। कई सालों की उसकी बिल्कुल। एक रेंज होती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की, कि वो इतने सालों पर, ये इतनी रेंज है, 100 साल है, 150 साल है, तो चलिए अगर हम मान भी लेते हैं, तो कोई जो जी, जी, उस एरर्स की हम बाद में बात करेंगे, अमित भाई, अभी एरर्स की हम बात नहीं कर रहे। जो इसमें एरर्स थे, इसमें भी एरर्स थे, आपको पता है अब्दुल्ला? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, इसमें भी इसमें एरर्स थे। इसमें इसमें भी कुछ एरर्स थे। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नज़र आईं और ये सारा कुछ, लेकिन फिलहाल हम यहीं पर रोकेंगे। देखिए एरर्स, यज़ीद एरर्स वाली तो स्टोरी शुरू से ही, जो शुरू शुरू में भी बातें की, उसमें एरर तो वो है ही, एरर एरर प्रोन, पूरा कलेक्शन का तरीका ही एरर प्रोन है भाई मेरे, अमित भाई। पूरा कलेक्शन का तरीका ही एरर प्रोन है, तो एरर कैसे नहीं होगा उसमें? आप बताओ मुझे। एरर तो उसमें होगा, लेकिन बात वही है ना कि एरर को सर्कमवेंट करने का कोई तरीका भी तो होता है, कोई वे भी तो होगा। तो इसीलिए तो हमारी ये डिमांड है कि कोई सबूत रसूलुल्लाह के दौर का, पत्थर की इंस्क्रिप्शंस का अगर हमें मिले जो किसी तरीके से उनके दौर से करीबी हो, तो कम से कम हम उसका तो अंदाजा कर सकें कि इसमें जो सूरत लिखी हुई है, चलें वो कुरान का भी सबूत बन जाएगा कदीमी होने का, और वो ये भी सबूत बन जाएगा कि ये जो है वो वही कुरान है जो कि उस वक्त के अरब जो है वो पढ़ रहे थे। तो इतनी सी बात है, छोटी सी डिमांड है, ज्यादा बड़ी डिमांड डिमांड नहीं है, अगर तो कोई इस डिमांड को पूरा पूरा कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। फिलहाल हम 1924 तक रुकेंगे एनोनिमस जी, क्योंकि 1 घंटा काफ़ी बोल लिया है। हाँ। इसके बाद हम इसी पे बात करेंगे। हम अगली स्ट्रीम में बताएँगे कि उसके बाद कुरान के साथ क्या-क्या हुआ। वो भी बड़ी कंप्लीट डिटेल है। 1924 और 1987 में जो आप बता रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई थी मदीना में, उस पे भी हम बाद में आएँगे, अभी नहीं। अभी फिर स्ट्रीम खोल दें अब्दुल्ला? जी, जी। मेरे ख्याल में इतने इतने जो है वो सवालात हाँ, आज के काफ़ी लिए हैं इतना लोगों ही, के मेरा लिए। ख्याल है इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफ़ी है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको कहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा, मैं ज़रा अब्दुल्ला पे इसको ना लिंक पिन करके आता हूँ 1 मिनट में, ठीक है? मैं ज़रा, क्योंकि वो फिर बीच में आवाज़ आएगी तो बेहतर नहीं, मैं ज़रा म्यूट कर रहा हूँ। ओके, ओके, ओके। तो हाइमा, आप हैं, कुछ कहना चाहेंगी? जी, जी, मैं हूँ। नहीं, मैं तो आप यार मैं तो खुद शॉक्ड हूँ, मैंने पहले से पहले ही पढ़ा था, लेकिन यज़ीद कमाल की रिसर्च करके लेके आए हैं, और ये बिल्कुल, वाक़ई बिल्कुल। आपको जिस सीक्वेंस से यज़ीद ने बताया है ना, आपको इसको उस पे गूगल पे यूँ नहीं मिलता, आपको खुद पढ़ना पड़ता है सब कुछ। तो बिल्कुल, बड़ा ये अच्छा बहुत यज़ीद लिख हाइमा फैला हुआ सब्जेक्ट बहुत फैला हुआ है और बहुत ड्राई भी है, आपको मैं बताऊँ ना, क्योंकि हुँ, इस किस्म की जो भी रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं, वो एक तो ऑब्जेक्टिव होती हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की हकीकत के बारे में आपको सही सही तरीके से जानना है, तो यही तरीका है कि एक ऑब्जेक्टिव जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखने की कोशिश करें, ताकि सारी एक मुकम्मल पिक्चर हकीकत की आपके सामने आ सके। ठीक है, आप अकीदा रख सकते हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अकायद होते हैं, दुनिया में बहुत सारी कौमें गुजरी हैं, बहुत सारे लोग गुजर गए, बिलियंस ऑफ मुसलमान इस वक्त दुनिया में रहते हैं, और मिलियंस और बिलियंस जो हैं वो मर भी चुके हैं।
और सबके किसी हम्म ना किसी तरीके से जब से इंसान ने जो है वो सोसाइटी के तौर पे एक लूज सोसाइटी के तौर पे जब से रहना शुरू किया, तो अकायद तो रहे हैं। हाइमा, आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे इसके बारे में, क्योंकि आप सिविलाइजेशनल और ये सारी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ती रहती हैं और आपका काफ़ी इस बारे में एक्सपर्टीज़ है। तो यकीनन हाइमा मेरी बात से एग्री करेंगी कि भाई किसी न किसी सूरत में रिलीजन, चाहे वो कितना ही लूज हो, कितना ही क्रूड हो, वो किसी न किसी सूरत में जब से इंसान ने रहना शुरू किया है ग्रुप्स की सूरत में, बिल्कुल तो मौजूद है बिल्कुल। अगर रिलीजन का कंसेप्ट। हाँ, देखिए, अगर हम रिटन डॉक्यूमेंट से भी पीछे चले जाएँ ना, कि जब हमारे पास रिटन कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास स्केचेस की शक्ल में गारों में वो आर्ट मौजूद है, वो भी किसी न किसी रिचुअल, किसी न किसी अकीदे को तो ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। इवन के बरियल्स में अगर हम देख लें ना, तो नेंडरथल्स की हम्म। कब्रों में एक खास पैटर्न के साथ वो कुछ ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ रीछ की औजार हड्डी भी हैं। है, कुछ औज़ार हैं, कुछ मतलब वो कुछ ना कुछ रिचुअल्स, किसी चीज़ को वो ज़ाहिर ज़रूर करते हैं। कोई अकीदा था जबकि उनका, किसी चीज़ को वो मानते जबकि थे। अगर हाँ। हाइमा, जबकि अगर उनको एक सैवेज के तौर पे पेंट करके हम सोचें, तो भाई औजार को किसी मुर्दे के साथ दफनाना तो मैं तो नहीं समझता कि कोई रैशनल बात है। अगर आप औजार इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो हुँ, तो मर गया बंदा, आप उसकी चीज को इस्तेमाल कर लो। हाँ, लेकिन नहीं, उनके यहाँ एक कर ले। कंपैशन नजर आता है, एक कंपैशन नजर आता है कि यार ये इसकी बिलोंगिंग है, तो ये मैं इसके साथ ही हुँ, दफना रहा हाँ, या कुछ भी उनका थॉट्स है, या शायद हो सकता है वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पे यकीन रखते हों, जैसे हूँ। हाँ, मिस्रियों ने किया था। ये भी या हम हो सकता ये है भी कुछ, ये भी है। हाँ, कुछ मतलब अभी हम उनकी चीज़ों से हम मुख्तलिफ किस्म की वो अपनी वो आराज़ जिसे हम कहते हैं, वो हम सोच सकते हैं कि शायद यूँ यूँ हो। मतलब लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि वो किसी न किसी अकीदे को या किसी न किसी चीज़ को मानते तो थे ना, किसी चीज़ पे ईमान तो रखते थे ना, जिसकी वज़ह से वो ये सारे रिचुअल्स परफ़ॉर्म कर रहे थे। अगर घरों में वो पेंट कर रहे हैं, तब भी वो किसी न किसी चीज़ को वो हैं, वो शो करवा रहे हैं। जैसे जैसे वो सर जेम्स जॉर्ज फ्रेज़र कहते हैं कि मज़हब बाद में बना है, उससे पहले जादू था मतलब। जादू पे लोग हम्म। ज़्यादा यकीन रखते थे। और जादू से ही आहिस्ता-आहिस्ता मज़हब इवॉल्व हुआ है, जैसे-जैसे वो हम सिविलाइज़ेशन की तरफ बढ़ते रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हैं, अकीदा तो है, लेकिन देखिए, अगर आप एक अकीदे के साथ स्टिक हैं, तो कम से कम उसके सोर्स की वैलिडिटी को तो जानें। देखिए तो सही कि वो माख़ज़ जो है, वो सोर्स है, जिस पे हम इतना यकीन रखते हैं, वो किस हद तक वैलिड है। अब तो हर चीज़ आपके सामने है, आप खुद सर्च करके देख लें। कि अगर तो बिल्कुल। ये वाक़ई किसी किसी क्रिएटर का भेजा गया कलाम है, तो इस या ना तो इसमें, जैसे इसमें कहा गया कि ये कभी इसमें कोई गलती इसमें नहीं हो सकती, तहरीफ नहीं हो सकती। अच्छा अब्दुल्ला और यज़ीद, मैं आपको बताऊँ, जब जब मैं ये आयत पढ़ा करती थी ना कि हम ही इसको नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं। तो मैं अम्मी से हम्म। अक्सर पूछा करती थी, मैं कहा, "अम्मी, कि इसमें कभी गलती नहीं हो सकती कि प्रिंटिंग में कोई गलती हो जाए या कुछ?" तो अम्मी कहती थी, "नहीं बेटा, अगर इसमें गलती हो भी ना, तो वो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से ठीक हो जाती है, प्रिंट प्रिंट की हुई ठीक हो जाती है।" इतनी सादा माँ है हमारी, इतनी सादा मौजज़ाती सादा तौर माँ पे। है, जो इस बात पे यकीन रखती है और अभी भी बहुत ही। हाँ, 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 वो इतना यकीन इतना यकीन रखती हैं ना, तो वो कहती है कि नहीं, प्रिंटिंग में भी गलती जो होगी ना, वो खुद ब खुद अल्लाह ठीक कर देते हैं उसमें। इतनी सादा वाह, माँ है हमारी। जबरदस्त जबरदस्त। और देखिए, तो बस यही है वो बातें कि जिनकी वजह से हम वही। हाँ, कहते हैं कि एक मज़हब में रहें, रह सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है, सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है, लेकिन एटलीस्ट जो वर्ज़न ऑफ ट्रुथ वो पेश कर रहा है, कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश तो करें। अगर आप उसकी अथॉरिटी को अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बताए हुए तरीके को अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बनाना चाहते हैं, तो कम से कम उससे जुड़े हुए जो दावाजात हैं, कम से कम उनको तो इन्वेस्टिगेट करें कि वो सच के पैमाने पे कहाँ तक पूरा पूरा उतरते हैं। तो यही हमारी भी कोशिश रही, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक मौजूद हैं, और इसी चीज़ का हम लोगों को यानी कि प्रचार करते हैं। इसलिए नहीं कि सारे जो है वो मज़हब छोड़ दें, लेकिन वो जो एक शिद्दत पाई जाती है मज़हब से मुताल्लिक चीज़ों को अप्लाई करने में, और उसको जो है वो एज़ इट इज़ लिटरल तरीके से
अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने में और दूसरों के ऊपर थोपने में, कम से कम लोग उससे तो रुक सकें। कम से कम उस चीज़ में थोड़ा-सा टोन डाउन लोग लोग करें। इस चीज़ की हकीकत के बारे में सोचते हुए कि ये जो तरीक़ेकार थे या ये जो लोग मौजूद थे कदीमी, जिन लोगों का ज़िक्र होता है, पता नहीं मौजूद थे या भी नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ा यानी कि सवाल है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि अपनी फ्यूचर में जो हम बातचीत करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, उसका हिस्सा बनाएँ। लेकिन बात वही है कि जो क्लेम्स आपके मज़हब के थ्रू किए जा रहे हैं, उनकी ज़रा-सी स्क्रूटनी बनती है, क्योंकि दावे बहुत बड़े हैं और उसके पीछे जो शवाहिद मिलते हैं, वो ना होने के बराबर हैं या बहुत ज़्यादा नाक़िस हैं, अगर हैं तो। जी, यज़ीद आ गए आप? हाँ, आप किसी की मेरा ख़्याल अभी पिन कर रहे हैं। अगर आप चलिए किसी आप बोलिए। अक़ीदे को मानते हैं तो उसको वेरीफ़ाई करें, हाँ, आप उसको रेक्टिफ़ाई करें, आप उसको उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें। ये तो हर इंसान, जो भी लॉजिकल इंसान है, जो आम आम आईक्यू लेवल का है, जिसका आम एक सतही सा आईक्यू लेवल है, वो भी इस चीज़ को ज़रूर सोचता होगा कि अगर मैं इस पे अंधाधुंध यकीन कर रहा हूँ, तो इसकी ऑथेंटिसिटी को तो मैं चेक कर लूँ। कम से कम उसकी प्रिंटिंग को ही देख लें कि वो से भी 2100 साल पहले जी, हेमा जो था, वो डिस्कनेक्ट हो उस गई थी आप। बादशाह ने 282 सिक्के जो थी वो लिख के तकरीबन 8000 जुमले बनते हैं, वो 8000 जुमले। तो वो लोहे के ये जो खुदवा दिया था उन्होंने। 1 मिनट। भाई कमेंट्स में ज़रा सिविलिटी का मुज़ाहिरा करें। मैं देख रहा हूँ एक आध कमेंट मेरी नज़रों से गुज़री है। अभी तो हम लोग ख़ैर गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, तो इस वक़्त उस तरफ नज़र नहीं गई, लेकिन ज़रा-सा सिविलिटी का मुज़ाहिरा करें भाई। सब लोग जो हैं वो पढ़े-लिखे और मैच्योर लोग बैठे हुए हैं, तो ज़रा-सा उस चीज़ का एक एहसास दिलाएँ लोगों को, वो एक के मैच्योर लोगों के दरमियान जो है ये बातचीत हो रही है। एक-दूसरे को जो है वो कन्फ्रंट करने की और बिगेटेड किस्म के कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है भाई। थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखें।